बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। लो जी, सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस ले लिया, जिसे सो मोटो नोटिस कहते हैं ना, कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हुकूमत मुदाखलत कर रही है और कुछ खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन में जो ट्रांसफर्स हो रही हैं, जो प्रोसिक्यूशन एजेंसियों में तबादले हो रहे हैं, नए लोगों को लाया जा रहा है, पुरानों को हटाया जा रहा है, तो उससे जो जस्टिस सिस्टम है इस पे लोगों का एतमाद जो है वो उठ जाएगा, मुजरू हो जाएगा, साख पता नहीं क्या हो जाएगी, बुनियादी इंसानी हकूक का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस तरह का अस्पत नोटिस लिया है एक जज साहब के नोट पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। और आज यानी 19 मई को इसकी दोपहर 1 बजे समाप्त भी हो रही है और बेंच बन गया है 5 रुकनी। और इस जो नोटिस है, अजगर नोटिस, इस पे राना सनाउल्लाह ने जो रद्दमल दिया है वो काफ़ी अग्रेशन से भरा हुआ है, जारहाना थोड़ा सा है। और उन्होंने कहा है कि जनाब ये तो शैतान की आंत जैसा मामला हो जाएगा, अदारे की अपनी साख मुजरू हो जाएगी अगर खदशात की बुनियाद पे ये अदारा जो है अगर आज खुद नोटिस लेता है। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी खबर जो ओम चौधरी साहब के हवाले से उन्होंने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू दिया है। उन्होंने ये फरमाया है कि पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो है इसका ख्वाब देखा जाता था बनी गाला में। कौन देखता था? इमरान खान साहब तो शायद सोते ही नहीं है। उन्हें अगर सोते हैं तो इतनी गहरी नींद सोते हैं कि उन्हें ख्वाब याद ही नहीं होता। तो वहाँ कुछ और शख्सियात थी जो ख्वाब देखती थी। आप समझ रहे हैं ना क्या मामला है? जो वहाँ अहलिया मोहतरमा खातून अव्वल जो रही हैं, वो कहते हैं ट्रांसफ़र का ख्वाब बनीगाला में देखा जाता था, बैग लाहौर में पहुँच जाता था। वो कहते हैं कि जो ख़ावर मानेका और उसके बेटे समेत ये पूरा गैंग था जिसने लूट-मार मचाई हुई थी। वो कहते हैं मैंने इमरान खान से कहा कि पंजाब में फराह गोगी और उसके जो शौहर हैं एहसन जमील गुज्जर, वो असल में हुकूमत कर रहे हैं, तो आप कुछ करें। वो कहते हैं वो बात से मुझे तो अब शर्म आ रही है कि मैं इस हुकूमत का हिस्सा रहा हूँ। और बड़ी दिलचस्प बात की है उन्होंने। उन्होंने कहा जी मानिका ख़ानदान तो ऐसे हुक्मरानी कर रहा था पंजाब में जैसे उनका बाप वज़ीर-ए-आज़म लगा हो। ये बात जो उन्होंने की है ना ओम चौधरी साहब ने, इसकी एक मसाले मौजूद भी है। ये बशीर मेमन साहब ने खुद हमें सहाफ़ियों को बताया, बल्कि उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये बात की कि ख़ावर मानिका किसी ट्रांसफ़र वगैरह के सिलसिले में आया था उनके पास। तो फिर वो कहते हैं कि जनाब अब हमारी हुकूमत है। यानी मानिका साहब जिन्होंने पिंकी पीरनी को तलाक दी थी, जिसके बाद वो इमरान खान साहब की ज़ौजा मोहतरमा बनी थी, वो कह रहे हैं कि जनाब अब पंजाब में हमारी हुकूमत है। और बशीर मेमन साहब ने जो मुझे बताया, उन्होंने कहा जनाब उसकी जो बात सुनी मुझे तो वो मैं तो गैरत से, वो कहते हैं कि गैरत पता नहीं किससे ज़मीन में गड़ गया। तो मैं तो वहाँ से फटाफट निकला, मैं तो घर चले गया और सलीम साफ़ी और शायद एक और साफ़ी का नाम लिया तो मेरे ज़हन से निकल रहा। तो उनको मैंने बुलाया हुआ था ऑफ़िस, उन्होंने मुझसे मुलाकात के लिए आना था। फिर मैं घर चला गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब वो हम दफ्तर आ रहे हैं, आप घर चले गए। तो उन्होंने कहा यार ये बात हुई है। तो ये बात गैरत मेरी ने गवारा नहीं की कि एक खातून को जिसने तलाक दे दी हो, वो उसके शौहर के रिश्ते के नाते या अपनी साबका बीवी के शौहर, मौजूदा शौहर के साथ रिश्ता जोड़े और कहे कि जनाब अब हमारी हुकूमत है। और मुझे एक और अफ़सर ने भी ये बताया, वो मेरे सामने उनको किसी का फ़ोन आया, तो उसके बाद फ़ोन बंद करके वो हँसना शुरू हो गए। तो मैंने कहा जी क्या है? वो कह रहे ख़ावर मानिका का फ़ोन था। वो कह रहा था साडी हुकूमत और साडी गल ही नहीं तुसीं सुणदे। इस तरह की बातें रही हैं। और इनके जो मानिका साहब के साहबज़ादे हैं, वो तो बाकायदा वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आते-जाते थे और वो बाकायदा बाकायदा उन्होंने लोगों से कहा कि जनाब मैं खातून ने जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो मेरी बीवी मेरी वालदा के शौहर हैं। ये बातें होती रही हैं। ये मज़ाक वाली बात नहीं है। और चौधरी ने कहा है कि जो ऐसे वो हुक्मरानी कर रहे थे पंजाब पे, जैसे उनका बाप वज़ीर-ए-आज़म लगा हुआ हो। वाक़ईतन ऐसा हुआ है। और फिर उन्होंने आत डाली हुई थी, अंधी डाली हुई थी। वो पिछले दिनों जब ये क्रिकेट मैच हो रहे थे यहाँ, तो ये इनके ख़ावर मानिका साहब के साहबज़ादे जो हैं, वो अपने दोस्तों के साथ शराब की बोतलों के साथ पकड़े गए थे। वो पता नहीं अब एफआईआर है, नहीं है, कहाँ नहीं है। जब इमरान खान का चल-चलाव चल रहा था ना, जब शुरू हुआ था कि इमरान खान गया, ये उस वक़्त की बात है। और वो एफआईआर के ऊपर मैंने पूरा व्लॉग भी किया था। वो मैंने बताया था कि ऐसे पकड़े गए हैं, ऐसे पुलिस के साथ उनकी बदकलामी हुई है, ऐसे फिर वो पकड़ के ले गए गाड़ी समेत।
मेरे ख्याल थाना गालब मार्केट में या कहीं पे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, आज मुझे पुरानी वो FIR ढूंढनी पड़ेगी। बहरहाल ये कन्फर्म बात है कि FIR दर्ज हुई थी और वो एक लड़का जो था उसको वो ले गए थे। इन दोनों को फिर शख्सी जमानत पे, 2 बंदों को शख्सी जमानत पे छोड़ दिया था। वो जो उसको ड्राइवर बना के कहा, ये ड्राइवर जो चला रहा था या पता नहीं क्या कर रहा था उसको, और माँ ने कहा दोनों को छोड़ दिया। और जो पीछे बंदा बच्चा बैठा हुआ था बोतलें लेके, और वो ड्रंक था, पी हुई थी उसने, उसको पता नहीं मेडिकल भी हुआ फिर नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं। बहरहाल हुक्मरानी इन्होंने की है। वो याद ही होगा कि कैसे DPO बदलते थे सिर्फ इस बात पे कि जनाब आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो वो जनाब सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार साहब बस खुद नोटिस ले लिया करते थे। बड़ा कुछ होता रहा है यहाँ पे, हुक्मरानी तो उन्होंने की है। अब ओम चौधरी साहब जो कह रहे हैं, इस पे भी, ये भी तो मीडिया है ना, वो जो असखुद नोटिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो तो उन्होंने जो खदशात अखबारी रिपोर्टों या मीडिया रिपोर्टों की बुनियाद पर उनके दिमाग में आए जज साहब के, उन्होंने कह दिया कि जनाब इस पर खुद नोटिस लेना चाहिए, निज़ामी अदल पता नहीं तबाही के दहाने पर पहुंच रहा है, कहाँ पहुंच रहा है। तो ओम चौधरी साहब जो फरमा रहे हैं, ये भी तो मीडिया ही है ना, मीडिया भी ये बात कर रहे हैं ना, ओम चौधरी साहब भी जो बात कर रहे हैं, तो इस पर भी खुद नोटिस लेना चाहिए। जनाब ओम चौधरी साहब को बुलाएं, पूछें कि जनाब आपके पास क्या सबूत हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि ये पिनकी पीरनी ख्वाब देखती थी और फराग गोगी के पास वो ब्रीफकेस पहुंच जाते थे और अरबों के वो करप्शन के वाकयात, 10 अरब की करप्शन जो है वो आपके बुजदार साहब कर गए, जो सबसे भोले वाले माधु टाइप आदमी थे, वो भी मिट्टी के माधु, वो भी 10 अरब की दिहाड़ियाँ लगा गए। तो बहरहाल इस बार इस तरफ भी सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए इन्होंने। अच्छा, ये एक अजीब बात ये है, आज को नोटिस ले लिया, ओके, परसों ही जलसे में जब ये अब जजमेंट आई है 63A वाली, तो इमरान खान ने जो खुशियों का इजहार वहां किया है, और फिर साथ ही सुप्रीम कोर्ट से कहता है मैं एक और दरखास्त करता हूं आपसे कि शहबाज शरीफ और उसके बेटे के खिलाफ या शरीफ फैमिली के खिलाफ पता नहीं ये 40 अरब के या कितने अरब के, इनको पता नहीं चलता अरब कितने होते हैं, कि जो करप्शन के केसेस है वो आप खुद सुने। सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि आप जज साहब, आप चीफ जस्टिस साहब खुद सुने। और जो कमीशन बनाना चाह रहे थे, ये वो जो जाली खत है आलमी साजिश वाला, अमरीकी साजिश वाला, उस पे भी ये कह रहे हैं, चीफ जस्टिस से ही कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब आप उसको हेड करें, कमीशन बनाएं। सदर साहब भी यही खत लिखे जा रहे हैं, ये भी यही मुतालबा किए जा रहे हैं। उमरता बंदयाल साहब पे सिर्फ यकीन है इनको, बाकियों पे इनको किसी पे यकीन नहीं। वो 2 जज जो ये कह रहे हैं उस 5 रुकनी बेंच में 63A वाले में, जिन्होंने इख्तलाफ किया है कि ये जो आप ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि उनके वोट जो वो कास्ट नहीं होंगे, जबकि दौरान समात ऐसी ऑब्जर्वेशन देते रहे हैं कि जनाब अगर आप इनको वोट डालने देते हैं और बाद में उसकी गिनती नहीं करते, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है, ये तौहीन है अरकान असम्बली की। अगर आप ये जजमेंट दे रहे हैं कि गिनती नहीं करनी, 2 जज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, फिर तो ये ऐसा है जैसे आप आइन को दोबारा लिख रहे हैं, एक नया आइन बना रहे हैं। बहरहाल वो भी जज हैं, वो भी जज हैं। ये खान साहब ने यूं ही ये मुतालबा किया, माजी में भी ऐसे हुआ जब ये इन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि मैं जलसे कर रहा था, जुलूस कर रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था, तो मुझे उस वक्त के चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा ने कहा कि आप मेरे पास आए, और मैं फिर दरखास्त लेकर गया। वो पता नहीं कैसे हुआ था मामला। बहरहाल इन्होंने खुद ये इंटरव्यू में कही हुई है बात कि चीफ जस्टिस ने कहा था। अच्छा, अब ये जो बेंच बना है, ये बेंच के अरकान जो हैं वो आप देख लीजिए कौन कौन है। एक तो चीफ जस्टिस साहब उमरता बंदयाल साहब उसको हेड करेंगे, और मिस्टर जस्टिस एजाज अल एहसन साहब, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये वही तीन जज हैं जिन्होंने वो 63A वाली ऑब्जर्वेशन दी है। और उसके बाद मिस्टर जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब, और फिर मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब। ये 5 रुकनी बेंच है, स्पेशल बेंच बना है शायद, जो इस सो मोटो की असखुद नोटिस की ये समाप्त करेगा। अब ये जजों के नाम मैंने क्यों बताए हैं? जजों के नाम बताना कोई ज़रूरी नहीं होता। एक दौर ऐसा भी था कि लाहौर हाई कोर्ट में जब हम रिपोर्टिंग किया करते थे, तो हमें मुतअद्दिद मरतबा जजों ने कहा है कि आप ये लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस फलान है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट लिख दें काफ़ी है।
तो अब जज का नाम लिखना जरूरी नहीं, वो कुछ जज तो कहते थे यार हमारा नाम ना लिखा करे, इससे क्या होता है। ये नाम लेना क्यों जरूरी है? मैं हल्फन ये बात कर रहा हूं, हल्फन। मैं भी कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूं, अब भी कर रहा हूं मैं। मेरे दोस्त जितने भी कोर्ट रिपोर्टर हैं, यकीन कीजिए, जब हम कोई बंदा हमारे पास आता है, अपना कोई बताता है कि जनाब हमारा ये मसला है, ये किस वकील के पास जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, या कोई बड़ा मफाद आमा का केस जो है, वो दरखास्त दायर होती है और फिर वो उसके लिए बेंच बनता है, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि जनाब बेंच कौन सा है। हम ये सवाल पूछते हैं, या जो मफाद आमा के केस है उनमें ध्यान रखते हैं सहाफ़ी कि जनाब फलां बेंच बना है। ये तो कहते हैं ना कि अदलिया और पता नहीं निज़ाम अदल का पता नहीं क्या मजरू हो जाएगा, साख मजरू हो जाएगी। यहां तक मामला पहुंच चुके हैं, चीफ जस्टिस साहब के जो करीबी ज़ाहिर है उनके साथ मिलने वाले बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं, किसी से पूछ लें कि क्या लोग बेंचों की तश्कील से केस के फैसले का नतीजा अखज़ नहीं करते। ये जो फैसला आया है 3-6 वाला, 3-2 वाला, 63A वाला, इसके बारे में मुतअद्दिद मरतबा सहाफ़ियों के दरमियान जो कोर्ट रिपोर्टर है, ये गुफ्तगू जो निजी गुफ्तगू होती है, जो खबर नहीं छापते, वो तवक्को कर रहे थे 3-2 से फैसले की। पेशगोइयां की हुई हैं लोगों ने, कई ट्वीट मौजूद हैं, कई वीलाग आप देख लें कि 3-2 की रेशो हो सकती है। ये नहीं पता हमें कि वो उन्हें कानून का बहुत इल्हाम है, आइन का बहुत इल्हाम है, या वो जजों को बहुत समझते हैं। बहरहाल ये अब हो गया सो मोटो। मैं तो ये कहता हूं कि जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की है कि ये सो मोटो ले लिया गया है और जनाब 19 तारीख को 1 बजे इसकी समाअत होगी। फिर ये बताया गया कि ये 5 रुकनी बेंच बन गया है। एक जज साहब ने नोट भेजा, उस नोट की बुनियाद पर जज साहब ने सिफारिश की, रिकमेंडेशन लिखा हुआ लफज वहां पे कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाजल जज। तो ये उन्होंने ये अस्कोत नोट्स लिया। जज का नाम भी लिखना चाहिए, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, पता चले नाम बेंच किन जजों पर मुश्तमिल है, इससे बहुत सारे नतीजे निकल आते हैं। ये भी पता चलना चाहिए, प्रेस रिलीज में बताना चाहिए कि लोग अपने तौर पे अब खबरें निकाल रहे हैं कि शायद मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने वो ये नोट भेजा है कि जनाब ये खदशा है कि ये हो जाएगा और खदशा है कि ये हो जाएगा। अंदेशों पे मुश्तमिल एक उन्होंने वो नोट है, वो प्रेस रिलीज बता रही है, मैं नहीं कह रहा। प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि जो हुकूमत के मुक़तदरा हैं उनके खिलाफ मुकदमात जो हैं वो या तो तहकीकात हो रही हैं, मुख्तलिफ मुकदमात मुजरमाना मामलात की, या फिर वो अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। तो ये जो कर रहे हैं, मुदाखलत कर रहे हैं, तो इससे वो अंदेशा है कि ये मुदाखलत हो रही है और ये निज़ाम अदल जो है, फौजदारी निज़ाम अदल, ये इसको वो बड़ा नुकसान पहुंच रहा है और अवाम का एतमाद जो है इसमें से उठ जा रहा है। खदशे का, अंदेशे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और अंदेशे की बुनियाद पर अगर मैं और आप पिटीशन लेके चले जाएं कि यार ये, तो पहली बात ही ये होती है कि अंदेशों की बुनियाद पे या खदशात की बुनियाद पे केस नहीं चलाया जा सकता। चलो दौड़ो, रिट पिटीशन में चले जाएं 199 के तहत हाई कोर्ट में, और 184 सब आर्टिकल 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट चले जाएं। वो पहली बात हो कि चलो दौड़ो। फिर वो कहते हैं मुफाद आमा का मामला हो, बुनियादी इंसानी हकूक का मामला हो। अब इस जो नोट है उसमें इसको बुनियादी आईनी हकूक की खिलाफ वर्जियों के मुतरादफ, यानी उसको डाल दिया बुनियादी इंसानी हकूक के मामलात में। इसको जो अस्कोत नोटिस का पीछे जो बात है उसको उन्होंने ये कहा है। तो ये मैंने अर्ज किया ना, खदशात के बुनियाद पे मेरी और आपकी वो दरखास्त नहीं सुनेंगे, लेकिन यहाँ वो खुद कह रहे हैं कि खदशा है कि इससे ये हो जाएगा, अभी हुआ तो नहीं। अब यही एक और जो अहम बात है उसमें, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो एहतसाबी कवानीन है, नैब के कवानीन है, मीडिया में खबरें हैं कि उनमें कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं। वो तो ओपनली उन्होंने कमेटी शमेटी भी बना दी है कि नैब ये कवानीन है, पूरा जो आपकी निज़ाम है, जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, वो इतनी खौफजदा है, रही है, अब भी है कि जनाब यूं ही हम किसी फाइल पे दस्तखत करेंगे, नैब वालों ने पकड़ लेना हमें।
वो तमाम जो 3.5-4 साल काम कर रहा है, उसकी एक बुनियादी वजह ही ये थी कि जनाब नैब वालों से वो खौफजदा थे, अफसरान ब्यूरोक्रेट। किसको नहीं पकड़ा? फवाद हसन फवाद को अंदर डाला, वो अहद, क्या नाम है, अहद कीमा, वो अंदर डाला। और वो एक ने तो खुदकुशी कर ली थी, साबिक फौजी ने, वो अतर मिर्जा साहब ने, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, उन्होंने कहा, ये सारी बातें उन्होंने की अपने के जनाब नैब वालों का ये किरदार है कि आपने अच्छे अच्छे अफसरों को अंदर किए रखा। तो वो अब कह रहे हैं एहतसाब में तरमीम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम कर रहे हैं एहतसाब को, हम एक ऐसा निज़ाम पता चले कि जनाब ये सिर्फ जानबदारी या इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये शफाफ सिस्टम होना चाहिए। हर बंदे को जो खौफ है नैब का, उससे निकालना है। ये नैब बनाया किसने था? पार्लियामेंट नहीं बनाया था। पार्लियामेंट अगर तरमीम करती है तो करे, किसी को क्या इससे? पार्लियामेंट ने बनाया था ना, अवामी नुमाइंदों ने बनाया था ना कानून। अब अवामी नुमाइंदे अगर उसमें तरमीम करना चाहते हैं तो किसी को क्या एतराज है? अच्छा, इस पे एतराज है। लेकिन जब उन्होंने, इमरान खान ने नैब के जो ऑर्डिनेंस है उसमें ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम की, फिर पार्लियामेंट के जरिए तरमीम की, मंजूरी मंजारी ली, जिसके वो तरमीम की वजह से जो मौजूदा आपके चेयरमैन नैब हैं, इनको एक्सटेंशन मिली हुई है, अपना दाव लगाया हुआ काम कर रहे हैं। और इनको हटाने की बात भी कल आई, कल या परसों बात आई कि चेयरमैन नैब को हटा दिया जाएगा। भाई हटा दिया, उसका टेन्योर खत्म हो गया। वो टिल फर्दर ऑर्डर हैं, जब तक नया चेयरमैन नैब नहीं आता उस वक्त तक काम कर रहे हैं। उनको हटाया जा सकता है, नया चेयरमैन आ जाएगा, हट जाएगा। तो उसमें किसी को अगर कोई खदशात नजर आ रहे हैं कि चेयरमैन नैब को, वो तो भाई अपना टेन्योर पूरा करके, वो कहने का ढीठ पुणे की जो इंतहा है कि वो इसी बंदे को रखना है, जैसे वो एक खास अपने अस्करी शख्सियत को रखना चाह रहे थे, इसी तरह चेयरमैन नैब रखना चाह रहे थे उसको, कि इसको मैंने कंटिन्यू करवाना है। वो पूरा कानून ही बदल दिया। और उसमें किसी को खदशा नजर नहीं आया कि जो तरमीम ये की गई, कुछ ये जो रजीम है इमरान खान साहब वाली, इनके जो हुक्मरान हैं, जो वजीर हैं, उनके खिलाफ नैब कार्रवाई नहीं कर सकता। उनके जो इकदाम हैं वो नैब के दायरा कार से निकाल दिए। अवाम कई बंदों को उससे रिलीफ मिला। आम जो सरकारी ओहदेदार थे जो पकड़े हुए थे नैब ने, उस तरमीम से वो फायदा उठा गए। लेकिन इन्होंने तो अपने लिए किया, किसी के लिए थोड़ा किया था इन्होंने। उसमें तो सो मोटो, उसमें भी सो मोटो बनता था। जनाब खुद को बचा लिया इन्होंने, बाकी लोगों को ये पकड़ लिया। और फिर वो कहते हैं कि जनाब जो उन्होंने बात की है राना सनाउल्लाह ने, वो कहना कि तासर जो खदशात की बुनियाद पर मैंने बात की है, उन्होंने कहा ये तासर की बुनियाद पर नोटिस लेना जो है ना, ये तो अदारों की साख के लिए तबाहकुन होगा। वो सही बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल ठीक है कि खदशात पहले देखें। पहले इफ्तिखार मोहम्मद चौर साहब की अदालत ने पीपल्स पार्टी को नहीं चलने दिया। वो क्यों नहीं चलने दिया? क्योंकि इन्हें किसी ने बताया था कि वो जो डोगर साहब थे, जो चीफ जस्टिस बने थे पीसीओ के तहत, वो उसको बेनजीर ने वो लाइन की क्लियर की थी, जब उसको क्लियरेंस दी थी कि ठीक है आप ले लें अलफ, तो मैं आपका टेन्योर पूरा करवाऊंगी, बीच में नहीं आऊंगी। और फिर जब इनका दौर आया, जब इनके खिलाफ अदलिया हुई, जब साकिब निसार कोर्ट ने वो अन्नी डाली और नवाज शरीफ को घर भेजा, उसके बाद शाद खाकान अब्बासी आ गए। ये मैं आपको बिल्कुल हर्ष से मौत से सुनी बात सुना रहा हूँ। अटॉर्नी जनरल उस वक्त भी अशरफ साफ अली थे जो अब है, उन्होंने मुलाकात करवाई, क्योंकि हर बात पे नोटिस, हर आर्डर स्टे, ऐसे आर्डर पड़े हुए हैं वहां सुप्रीम कोर्ट में। इवन कि एलडीए की जो डीजी थी खातून, उसका केस को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बगैर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ये अदलिया का काम है। यानी अगर वो उसकी मुद्दत पूरी भी हो गई है एक जगह, जितनी देर उसने काम करना होता, फिर भी पहले सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ले, फिर भी आपको जाने देंगे आगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। वो फिर जब आप गए तो उन्होंने, शाद खाकान अब्बासी ने उन्हें कहा साकिब निसार से कि भाई आप हमें काम क्यों नहीं करने दे रहे, आप हमें काम करने दें। उन्होंने कहा जनाब वो मैं तो ऑर्डर करता हूँ, मेरे तो एक दिन में ऑर्डर पर अमल हो जाता है, साकिब निसार साहब कह रहे हैं। और फिर शाद खान अब्बासी ने कहा कि जो आपके पास इख्तियारात हैं वो मुझे दे दें, देखिए फिर मैं भी ऐसे ही काम करके दिखाऊंगा। आप, हमारे पास तो किसी को ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। अगर हम किसी को ट्रांसफर कर देते हैं तो आप सो मोटो ले लेते हैं या वो ट्रांसफर रोक देते हैं। अब देखें जो अदलिया में, जो मैंने कहा कि खुद मुख्तलिफ तकरीबात में जज साहबान ये कह चुके हैं, अदालती समात के दौरान ये बात कह चुके हैं कि ये तासर गलत है कि अदलिया में तकसीम है।
वो तो एक सीम नजर आती है। ऐसे थोड़ा वो पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन या कोई वकलारान मुख्तलिफ रेफरेंसेस में जो बातें कर जाते हैं, फुल कोर्ट रेफरेंस में, वो ऐसे थोड़ा कर जाते हैं। वो एक जज जिसके बारे में ये तासर बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में, को वो शायद इमरान खान की मुखालफत में वो उनको बड़ी अदालत में उन्हें वो उठा दिया गया बेंच से कि जनाब, और फिर ऑर्डर कर दिया गया कि जनाब आप ये फैसला सुन नहीं, आप केस इमरान खान के खिलाफ केस नहीं सुन सकते। ये सर जहां जो तासर की आप बात कर रहे हैं कि निज़ामी अदल के बारे में वो तासर मजरू होगा, बुनियादी हकूक पता नहीं क्या हो जाएंगे, वो जो आप तब्दीली कर रहे हैं उसमें, तो उससे निज़ाम इंसाफ मजरू होगा मुमकिन तौर पर। सारा नोट है हो सकता है, मुमकिन तौर पर खदशा है, इस तरह की वो उसमें है। और फिर वो इससे ये होगा कि अवाम का कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती पर से एतमाद खत्म हो जाएगा। वो एतमाद पहले भी शायद पूरी तरह नहीं है। वो जो जब खान साहब ये कहते थे इनको पकड़ के ये कर दूंगा, मैं जेलों में डाल दूंगा, रुलाऊंगा, ये करूंगा, इंतकामी कार्रवाइयाँ, और शहजाद अकबर साहब जो लेके आके बैठ जाते थे, ये सारी ट्रांसफर पोस्टिंग जो उनके दौर में इंतकामी कार्रवाई के लिए थी, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, तो क्या उनको तब्दील ना करें? राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, जिसने 15 किलो हेरोइन डाली राना सनाउल्लाह पे, क्या वो अब भी बैठे हुए हैं? और सारी दुनिया को पता है उस वक्त लोग हंस रहे थे इस कार्रवाई पे जब राना सनाउल्लाह को पकड़ा, और कभी कहा हमारे पास वीडियो मौजूद है, ये है, वो सारी चीजें कहाँ गई? वो अल्लाह जान अल्लाह को देनी है, वो सारी बातें कहाँ गई? अगर मैं अदालत में ये मामला लेके जाऊं कोई भी रिट जुरिडिक्शन में, या 184 के तहत अदालत में जाता हूं इंसाफ लेने के लिए, तो मुझे क्या कहा जाता है? मुझे ये कहा जाता है कि भाई जी, क्योंकि जो मैटर आप लेके हैं इसमें अपील का हक मौजूद है, तो चलो दौड़ो, ये नहीं सुनी जानी। जहां अपील का राइट हो वहां हम नहीं अपना इख्तियार इस्तेमाल करते। लेकिन वो उसमें क्या हुआ था, वो आपके बेंच में वो इस वक्त जज साहब मौजूद हैं जिन्होंने वो अपील जो हो सकती थी, जो खसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ मुशर्रफ को जो सजाए मौत हुई थी, तो वो जुरिस्डिक्शन में सुन लिया गया था। ना इमरान खान के जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कोई एतराज किया, ना किसी और ने एतराज किया, और वो पूरा कानून, पूरी अदालत, पूरी सजा सबको चढ़ा दिया गया। ये तो भाई जहां पे और है, जिनके खिलाफ रेफरेंस होते हैं सुप्रीम जस्टिस काउंसिल में, अगर कोई बंदा जिनके ऊपर अवाम का एक एतमाद हो, या जो आप लोगों के जो बड़े रहे हैं उनके सामने खड़ा हो जाए, उनको सुप्रीम जस्टिस को या इस्तीफे दे दो तो या से लगे हैं कड्डन। और कुछ ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि उन्होंने वो रेफरेंस जो है वो पता ही नहीं चल रहा, हालांकि साबिक चीफ जस्टिस जमाली साहब जो हैं उनके फैसले की रोशनी में उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि जनाब ये इसका मामला जो है सुप्रीम जस्टिस काउंसिल में जाना चाहिए। लेकिन वो ना वो पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे माफिया हो गई, कैसे हो गया, कैसे नहीं हो गया। ये जो नून लीग वाले हैं ना, इन्होंने पहले भी जब ये पनामा वाले केस कुछ बन रहे थे उस वक्त भी बड़ा नरम ढीला ढाला सा, कानून की हुक्मरानी, अदालतों का एहतराम, वो उस वक्त इनको लोगों ने मशवरे दिए कि जनाब आप आसिफ सईद खोसा पर एतराज़ करें कि आसिफ सईद खोसा की जो बहन है उनको मेरे भाई ने, शहबाज शरीफ ने तलाक दी हुई है, और तलाक यहाँ जो दे दी जाए या हो जाए मामला ऐसा, वहाँ तो दुश्मनी ज़ाती हो जाती हैं, तो मेरा केस ना सुने। नहीं जी, नहीं 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 जी, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, फलां है, ठीक है। और शहबाज शरीफ कह रहा था नहीं जी, सत्य कह रहा, सत्य कह रहा, सत्य कह रहा, सत्य कह रहा क्या? अच्छा, पता नहीं क्यों आज मेरा दिल कर रहा है कि जो वीडियो का जब आपको खुदाफिज कहूँ तो उससे पहले मैं कहूँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।